ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो समुद्र के बीच एक पत्थर पर फंसी हुई है। वह समुद्र में नहीं जा सकती क्योंकि वह जानती है कि समुद्र में मौत उसका इंतजार कर रही है। कहानी की शुरुआत एक अमेरिकन लड़की से होती है जिसका नाम नैन्सी है और नैन्सी एडम्स अमेरिका के मेक्सिको से आई है। दरअसल वह यहाँ पर एक बीच पर जाना चाहती है जहाँ पर उसकी माँ उस वक्त आई थी जब नैन्सी एडम्स उनके पेट में थी। नैन्सी की माँ की कैंसर से डेथ हो चुकी थी और इसलिए नैन्सी उस बीच पर जाना चाहती थी, लेकिन नैन्सी को उस बीच का नाम नहीं पता होता। लेकिन जिस गाड़ी में वह बैठी है उस गाड़ी के ड्राइवर को वह अपनी माँ की फ़ोटो दिखाती है जो उसी बीच पर बैठी होती है। वह आदमी वहाँ का लोकल होता है और वह उस बीच को पहचान जाता है। वह जंगलों से होता हुआ नैन्सी को उस बीच पर ले जाता है। यहाँ नैन्सी की फ्रेंड को भी उसके साथ में आना था, लेकिन रात को ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसकी फ्रेंड सुबह जल्दी उठ नहीं पाती है, तो वहाँ पर नैन्सी को अकेले ही जाना पड़ता है। अब नैन्सी उस बीच पर पहुँच जाती है जहाँ पर वह आना चाहती थी, जहाँ पर कभी उसकी मॉम आई थी, और यह बीच बहुत खूबसूरत होता है। वह आदमी जो नैन्सी को उस बीच तक लाया होता है वो नैन्सी से पूछता है कि तुम वापस कैसे जाओगी। नैन्सी कहती है मैं ऊबर से चली जाऊंगी। वह आदमी कहता है ये ऊबर क्या होता है। दरअसल यहाँ पर लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। इस गाड़ी वाले आदमी ने नैन्सी को लिफ्ट दी होती है और नैन्सी उसे शुक्रिया अदा करती है और वह आदमी वहाँ से चला जाता है। यह बीच पूरी तरह से सुनसान होता है। इस बीच पर सिर्फ दो ही लोग मिलते हैं जो पानी में सर्फिंग कर रहे होते हैं। नैन्सी भी वहाँ सर्फिंग करने के लिए आई है और वह अपने सर्फिंग बोट को लेकर समुद्र में चली जाती है। सर्फिंग करने के लिए इन्हें ऊंची लहरों का इंतजार करना होता है। जब वह ऊंची लहरों का इंतजार कर रही होती है तो समुद्र में जो दो लड़के पहले से सर्फिंग कर रहे होते हैं वह नैन्सी से बात करना शुरू कर देते हैं। नैन्सी उन्हें बताती है कि वह अमेरिका से है। वह कहते हैं कि यहाँ पर अमेरिकन्स बहुत कम आते हैं। नैन्सी उनसे पूछती है क्या यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे पता होना चाहिए। वह नैन्सी को बताते हैं कि समुद्र के बीच में दो चट्टानें हैं जो दिन में एक बार पूरी तरह से पानी में डूब जाती हैं। जब पानी का लेवल अपने आप ही बढ़ता है वहाँ पर बहुत सारी जेली फिशेस भी हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं क्योंकि वह डंक मारती हैं। और अब समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें आना शुरू हो जाती हैं। यह तीनों के तीनों समुद्र में सर्फिंग करना शुरू कर देते हैं। यह तीनों बहुत एंजॉय करते हैं, खास तौर पर नैन्सी, क्योंकि वह अमेरिका से यहाँ पर इस बीच को देखने और सर्फिंग करने के लिए ही आई है। वह बहुत देर तक सर्फिंग करती है। इसके बाद वह बीच पर आ जाती है और वह अपनी सिस्टर को अमेरिका में कॉल करती है। जब वह अपनी सिस्टर से बात कर रही होती है तभी उसके फादर उसकी सिस्टर से फ़ोन ले लेते हैं और वह भी नैन्सी से बात करना शुरू करते हैं। वह नैन्सी को कहते हैं कि घर वापस आ जाओ और अपनी मेडिकल की पढ़ाई को कंटिन्यू करो, लेकिन नैन्सी ऐसा नहीं करना चाहती है। उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि उसकी माँ की मौत कैंसर से हुई और इसके बाद से नैन्सी बुरी तरह से टूट गई है। उसके पिता नैन्सी को समझाना चाहते हैं। वह नैन्सी को कहते हैं तुम अपनी माँ को अपनी पढ़ाई छोड़ने की वजह बना रही हो। यह बिल्कुल गलत है क्योंकि तुम्हारी माँ एक फाइटर थी। नैन्सी कहती है कि फिर भी वह हम सबको छोड़कर चली गई। वह अपने पिता से कहती है कि मैं जल्दी आपसे मिलूंगी। उसके पिता कहते हैं कब। नैन्सी कहती है मुझे नहीं पता। दरअसल नैन्सी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और वह फ़ोन को डिस्कनेक्ट करके एक बार फिर से सर्फिंग करने के लिए निकल पड़ती है। कुछ देर सर्फिंग करने के बाद यहाँ पर जो दो लड़के होते हैं वह उसे कहते हैं कि रात होने वाली है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन नैन्सी कहती है कि मैं कुछ और देर तक समुद्र में सर्फिंग करना चाहूँगी। वे दोनों समुद्र से बाहर निकल जाते हैं और नैन्सी यहाँ पर लहर का इंतजार कर रही होती है। नैन्सी को ऐसा लगता है कि पानी में कुछ है और तभी पानी से डॉल्फिन निकलती है और नैन्सी उसके पीछे पीछे समुद्र के और भी अंदर चली जाती है। वह वहाँ पर देखती है कि एक बहुत बड़ी व्हेल मछली है जो कि मरी हुई है और उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं और यहाँ पर लहर एक बार फिर से आ जाती है और नैन्सी उस पर सर्फिंग करना शुरू कर देती है। जब वह सर्फिंग कर रही होती है तभी उससे कोई चीज़ टकराती है और वह बहुत बुरी तरह से पानी के अंदर चली जाती है। इससे उसका सर्फिंग बोर्ड भी टूट चुका होता है। नैन्सी बहुत मुश्किल से ऊपर आती है। वह अपने सर्फिंग बोर्ड को पकड़ लेती है और जब वह सर्फिंग बोर्ड के ऊपर चल रही होती है
तभी पानी के अंदर से कोई चीज उसे पानी में खींच लेती है और पानी में चारों तरफ खून ही खून दिखता है। नैन्सी एक बार फिर से ऊपर आ जाती है और उस व्हेल मछली की तरफ तैरना शुरू कर देती है जो उसके सबसे करीब है, क्योंकि बीच यहाँ से बहुत दूर है। जब नैन्सी व्हेल मछली की तरफ तैर रही होती है, वह शार्क उसका पीछा कर रही होती है। इससे पहले कि वह शार्क नैन्सी तक पहुंचती, नैन्सी व्हेल मछली के ऊपर पहुंचकर उस पर चढ़ जाती है। नैन्सी के पैर को उस शार्क ने बहुत बुरी तरह से काट दिया होता है। उसके जांघ से ब्लड निकल रहा होता है। नैन्सी बड़ी मुश्किल से अपने पैर को बचाती है। वह एक मेडिकल स्टूडेंट है, इसलिए उसे पता होता है कि पैर को कपड़े से बांधने से खून का बहाव कम हो जाता है। यहाँ पर जो दो लड़के नैन्सी के साथ सर्फिंग कर रहे होते हैं, अब वह वापस जा रहे होते हैं और नैन्सी व्हेल मछली के ऊपर चढ़कर दोनों को आवाज़ लगाती है, लेकिन वह नैन्सी की तरफ देखते नहीं, क्योंकि वह नैन्सी से इतना दूर होते हैं कि नैन्सी की आवाज़ नहीं सुन सकते। वह दोनों अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं और नैन्सी इस सुनसान इलाके में समुद्र के बीचों बीच एक मरी व्हेल के ऊपर फंसी हुई है। वह पानी में नहीं जा सकती। अगर वह पानी में उतरती है तो वह शार्क नैन्सी को मार देगी और ना ही यहाँ पर कोई है जो नैन्सी की मदद कर सके। और कुछ ही घंटों में अब रात होने वाली है। नैन्सी पानी में चारों तरफ देखती है कि उसके एक तरफ चट्टानें हैं जो पानी से थोड़ी ऊपर निकली हुई हैं और दूसरी तरफ एक फ्लोटिंग टावर है जिसे पानी में लगाया जाता है ताकि लोगों को पानी के लेवल का पता चल सके, जिसे नीचे से जंजीरों से बांधा हुआ है ताकि वो टावर मिसप्लेस ना हो। और तभी देखती है कि सामने से एक बहुत बड़ी शार्क उसकी तरफ आ रही होती है। ये वही शार्क है जिसने उसके पैर को जख्मी किया है और वह शार्क उस व्हेल पर टक्कर मारती है जिसके ऊपर नैन्सी बैठी हुई है। शार्क नैन्सी को मारना चाहती है। नैन्सी रफ्तार से एक पत्थर की ओर तैरना शुरू करती है और वह शार्क नैन्सी का पीछा करती है। इससे पहले कि वह शार्क नैन्सी तक पहुंचती, नैन्सी पत्थर के ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ पर एक पक्षी भी होता है जो उसी टक्कर में घायल हो गया होता है। शार्क के काटने से नैन्सी के पैर का मांस बुरी तरह फट चुका होता है, इसलिए वह अपने कान के ईयर रिंग्स निकालती है और उन ईयर रिंग्स को वो अपने पैर पर कटे हुए हिस्से पर लगाती है। इससे उसे बहुत दर्द होता है। यह एक तरह का स्टिच ही होता है जिसे वह अपने ईयर रिंग्स का इस्तेमाल कर कर लगाती है। उसके पास जो जैकेट है वह उस जैकेट को अपने पैर पर बांध लेती है। धीरे धीरे अब पूरी तरह से रात हो चुकी है। तभी वह देखती है कि उसका सर्फिंग बोट पानी में है और नैन्सी उस बोट के पास वापस जाना चाहती है और उसको लेके आना चाहती है। वह चारों तरफ देखती है, वहाँ पर शार्क कहीं भी नहीं होती और वह पानी में उतरकर धीरे धीरे उस बोट की तरफ बढ़ना शुरू करती है। तभी वह देखती है कि वह शार्क उसी की तरफ आ रही होती है। वह जल्दी जल्दी वापस आती है और वह एक बार फिर से पत्थर पर चढ़ जाती है, जिससे नैन्सी को पैर में बहुत दर्द होता है। अब सुबह होती है और तभी नैन्सी देखती है कि बीच पर एक शराबी लेटा हुआ है। नैन्सी उसे जोर जोर से आवाज़ लगाती है। यह आदमी नैन्सी से ज़्यादा दूर नहीं होता, इसलिए नैन्सी की आवाज़ सुन लेता है। नैन्सी उसे इशारा से कहती है कि वहाँ पर मेरा बैग है जिसमें मेरा फ़ोन है, तुम किसी को फ़ोन करो और मदद के लिए बुलाओ। उस आदमी को नैन्सी का बैग मिल जाता है और वह उसके फ़ोन और पैसे अपने जेब में रख कर बैग को टांग कर वहाँ से जाने लगता है, यानी कि वह उसका सामान चुरा रहा होता है। तभी वह पानी में देखता है कि नैन्सी का सर्फिंग बोर्ड भी तैर रहा है और वह सोचता है कि मैं इसे भी चोरी करके यहाँ से ले जाऊँगा। वह पानी में जाता है और सर्फिंग बोर्ड तक पहुँच जाता है और जब वह उसे वापस लेकर जा रहा होता है तभी शार्क उस पर हमला कर देती है और उस आदमी को मार देती है। अब यहाँ नैन्सी के पास मात्र 6 घंटे हैं, क्योंकि 6 घंटों के बाद हाई टाइड हो जाएगा, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा और जिस पत्थर के ऊपर नैन्सी बैठी हुई है वो पत्थर पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा और तब उसके पास शार्क से बचने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। लेकिन नैन्सी की किस्मत बहुत अच्छी होती है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर वही 2 लड़के आते हैं जिनके साथ एक दिन पहले उसने सर्फिंग की है और वह पानी में उसकी तरफ आ रहे होते हैं। नैन्सी चिल्ला चिल्ला कर उन्हें कहती है कि यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर शार्क है। वह बोलते हैं कि चिंता मत करो, यहाँ पर कोई शार्क नहीं है। और तभी उन दोनों में से एक लड़के के ऊपर शार्क हमला कर देती है और उसे पानी में ले जाती है। यह देखकर दूसरा लड़का नैन्सी की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर पत्थर तक पहुंचना होगा। वह नैन्सी तक पहुंच जाता है। नैन्सी उसके हाथ पकड़ लेती है और वह उसे ऊपर की तरफ खींच ही रही होती है
कि तभी शार्क उसे पानी में खींच लेती है। इस तरह से नैन्सी की उम्मीद जो उसे कुछ देर पहले दिखी थी वह पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब नैन्सी के पास मात्र आधा घंटा बचा होता है और आधे घंटे के अंदर अगर वह यहाँ से नहीं निकली तो हाई टाइड हो जाएगा और यह पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाएगा। नैन्सी शार्क को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है। नैन्सी देखती है कि अगर वह पानी में उतरती है तो उसके पास मात्र 30 सेकंड होंगे और 30 सेकंड के अंदर शार्क उस तक पहुंच जाएगी। उसे पानी में एक हेलमेट दिखता है और हेलमेट के ऊपर एक कैमरा लगा होता है। दरअसल जो भी सर्फिंग करते हैं उनके पास एक हेलमेट होता है और हेलमेट के ऊपर कैमरा लगा होता है जो पास ही के एक पत्थर के पास होता है जो लगभग डूबने वाला होता है। और नैन्सी के पास मात्र 30 सेकंड है उस पत्थर तक पहुंचने के लिए। नैन्सी तैरती हुई उस पत्थर तक पहुंच जाती है लेकिन कैमरा उसके हाथ नहीं लगता और शार्क भी उस पर हमला करना चाहती है, लेकिन नीचे नुकीले पत्थर हैं, नुकीली झाड़ियां हैं जिसमें शार्क फंस जाती है। और तब नैन्सी वापस उसी पत्थर पर आ जाती है जहां पर वह पहले थी और देखती है कि शार्क के मुंह पर एक तरह का कांटा फंसा हुआ है जो फिशिंग हुक जैसा दिखाई देता है। वह उस कैमरे में एक मैसेज रिकॉर्ड करती है जहां वह बताती है कि यहाँ पर एक व्हेल मछली मरी हुई है और पानी में एक शार्क है। शायद मैं इस शार्क के खाने के बीच में आ गई इसलिए वह मुझ पर हमला कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस शार्क ने पहले भी कई लोगों को मारा हुआ है। और इसके बाद वह अपने पिता के लिए और अपनी बहन के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों को इतना याद करूंगी। आप लोग मेरी चिंता मत करना, मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूँ, यह पक्षी मेरे साथ है। और वह उस पक्षी को दिखाती है जो पत्थर पर उसके साथ फंस चुका है। इसके बाद वह अपने डैड को कहती है, पिताजी मैं उस फ्लोटिंग टावर तक पहुंचने की कोशिश करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगी जैसा मॉम ने सिखाया था। और वह उस कैमरे को हेलमेट के साथ पानी में बहा देती है ताकि वह किनारे तक पहुंच जाए और यह मैसेज उसके परिवार तक पहुंच जाए। और यहाँ पर जो पक्षी होता है, नैन्सी ने उसके पंख को ठीक कर दिया होता है। दरअसल वह डिसलोकेट हो गया था लेकिन वह उड़ नहीं सकता, इसलिए वह पक्षी को एक सर्फिंग बोट के टुकड़े पर रखकर उसे पानी में बहा देती है ताकि वह किनारे तक पहुंच जाए। अब नैन्सी के पास कुछ ही मिनट हैं। कुछ ही मिनट के बाद ये पत्थर पानी में पूरी तरह से डूब जाएंगे। अगर नैन्सी को बचना है तो उसे सामने फ्लोटिंग टावर तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन वह यहाँ से 1 मिनट की दूरी पर है और 30 सेकंड के अंदर शार्क उस तक पहुंच जाएगी। लेकिन उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं होता। अब वह पानी में कूदने की तैयारी कर रही होती क्योंकि उसके पैर लगभग पानी में डूब चुके होते हैं। और वह देखती है यहाँ पर बहुत सारी जेलीफिश ऊपर की तरफ आ रही होती है। जेलीफिश के पास से जो भी गुजरता है वह उसे डंक मारती है। और नैन्सी ने पानी में देखा था कि पानी के अंदर कई झाड़ियाँ होती हैं जो बहुत ही नुकीली थी। और नैन्सी समझ जाती है कि अगर मैं जेलीफिश के आसपास जाऊं तो वह शार्क वहां पर नहीं आएगी। और अब नैन्सी पानी में कूद जाती है और शार्क भी उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। और ठीक 30 सेकंड के बाद शार्क उस तक पहुंच जाती है, लेकिन तब तक नैन्सी अपने आप को पानी के अंदर जेलीफिश के बीच में खुद को फंसा लेती है ताकि शार्क उस तक ना पहुंच पाए। और ऐसा होता भी है। जब शार्क लगभग उस तक पहुंच गई होती है तो जेलीफिश के डंक से वह पीछे हट जाती है और नैन्सी धीरे धीरे तैरकर फ्लोटिंग टावर के जंजीर तक पहुंच जाती है जो नीचे बहुत शार्प रॉड से बंधा हुआ होता है। और अब नैन्सी ऊपर की तरफ तैरना शुरू कर देती है। शार्क उसके पीछे एक बार फिर से आती है। नैन्सी फ्लोटिंग टावर की सीढ़ियों तक पहुंच जाती है और वह जल्दी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। और नैन्सी की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ देती है। और दूसरी तरफ एक कार्गो शिप जा रहा होता है। नैन्सी फ्लेयर गन से उन्हें इशारा करती है जो उस फ्लोटिंग टावर पर होती है। वो फ्लेयर गन आसमान में चलाती है, लेकिन तब तक कार्गो शिप मुड़ चुका होता है और वह उसकी फ्लेयर गन को नहीं दिख पाते हैं। वह देखती है कि व्हेल मछली के आसपास बहुत सारा ऑयल है। दरअसल मरी हुई व्हेल के अंदर से ऑयल निकलता है। जब शार्क ऑयल के ऊपर से होती हुई नैन्सी की तरफ बढ़ रही होती है तो नैन्सी फ्लेयर गन ऑयल के ऊपर चला देती है। इससे शार्क की बॉडी में आग लग जाती है। हालांकि पानी में जाने के बाद शार्क के ऊपर लगी आग बुझ जाती है, लेकिन शार्क पूरी तरह से भड़क चुकी होती है। वह उस फ्लोटिंग टावर पर हमला कर देती है और उसे दांतों से पकड़कर नीचे पानी में गिरा देती है। और अब नैन्सी भी पानी में है, लेकिन नैन्सी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए फ्लोटिंग टावर के चारों तरफ जो लोहे के ब्लॉक बने होते हैं उसके बीच में चली जाती है। शार्क का गुस्सा अब पूरी तरह भड़क उठा है। वह उसको नीचे खींचना शुरू कर देती है।
अपने दांतों से काटना शुरू करती है। तभी नीचे नैन्सी देखती है कि फ्लोटिंग टावर की जो जंजीर होती है वह नीचे लोहे की रॉड से बंधी होती है। अब नैन्सी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह पानी में कूद जाती है और जंजीर के उस हिस्से को खींचना शुरू कर देती है जो फ्लोटिंग टावर के ऊपर बंधी होती है। दरअसल इसके स्क्रू ढीले हो चुके होते हैं। वहीं शार्क का दांत फ्लोटिंग टावर में फंस चुका होता है। अब नैन्सी बड़ी मुश्किल से इस जंजीर को खींच लेती है, यानी वह उसे अलग कर देती है। जंजीर भारी होती है, इसलिए वह उसे पानी के अंदर खींचना शुरू कर देती है। नैन्सी जंजीर को पकड़कर पानी के अंदर जाने लगती है। जब शार्क भी वहां से छूट चुकी होती है, अब वह नैन्सी का पीछा करना शुरू कर देती है। नैन्सी बड़ी तेजी से नीचे जा रही होती है, शार्क भी उसी तेजी से उसके पीछे होती है और इससे पहले कि जो लोहे की बड़ी बड़ी रॉड होती हैं नैन्सी के शरीर उससे टकराता, वह लोहे की जंजीर को छोड़ देती है और वहां से अलग हो जाती है। लेकिन शार्क इतने जल्दी घूम नहीं पाती। वह लोहे की उन शैलाकों के बीच में फंस जाती है और रॉड्स उसके मुंह और शरीर के आर पार हो जाती हैं और इस तरह से इस खूंखार शार्क का अंत होता है। अगले पल यह दिखाया जाता है कि नैन्सी बीच के किनारे तक पहुंच गई होती है। यहाँ पर एक आदमी भी उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि जिस कैमरे में नैन्सी ने मैसेज रिकॉर्ड किया था वह किनारे तक पहुंच गया था। वह एक बच्चे को मिला था और वह अपने डैड को यहाँ पर बुलाकर ले आया और इस तरह से नैन्सी की हिम्मत की वजह से, ना हारने के जज्बे की वजह से वह इस मुश्किल घड़ी से निकल जाती है और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।